ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुका है, यानी कि एपिसोड नंबर 11। और मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, मतलब लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वहां जाके इस एपिसोड के सारे फाइट सीन्स देख सकते हो। मतलब यार ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसमें अवेटेड करेक्टर आ चुका है, मतलब यार काफी सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे मेरे को उस करेक्टर से रिलेटेड। फिर अगर यार नाम बता दूंगा तो तुम बोलोगे यार स्पॉइलर दे दिया, तो चलो यार फिर ये एपिसोड शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ हैप्पी होली आपको और आपके पूरे परिवार को। तो आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में जिन्हो यहाँ पे एक जॉब चेंज क्वेस्ट पे जाता है और वो यहाँ पे शहर से काफी ज्यादा दूर आ चुका होता है। यहाँ पे उससे पूछा जाता है कि क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो इस जॉब चेंज क्वेस्ट को। तो अब वो याद करता है भाई पहले वो कौन से रेट्स पे जा चुका, आज तक वो 2 ऐसे गेट्स में जा चुका है जहाँ पे उसको चाबी की जरूरत थी, और अब ये 3rd गेट है जहाँ पे उसको अपनी परमिशन से एंट्री मिलेगी। इसके अलावा वो इमरजेंसी और पेनल्टी वाले गेट्स को भी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उनकी बात अलग थी। तो वो बेसिकली यही समराइज करता है कि यहाँ पे उससे अगर पूछा जा रहा है कि क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, तो हो सकता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन एक बात तो है कि इस गेट के अंदर जाने से वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। जिसके बाद वो इधर इस गेट को ओपन कर देता है। उसको याद आता है कि यार उसने आज अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया, लेकिन वो वापस आके इसको पूरा कर लेगा। यहाँ पे वो अंदर जाता है और हमें यहाँ पे एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि आर्मर में बैठा होता है, ठीक है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे जिन्हो और उसके डैड का सीन दिखाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन्हो का भाई होता है, जिनसुंग। ये सब के सब लोग यहाँ पे फैमिली डिनर करते हैं। और दूसरी ओर हमें जिन्हो का सीन दिखाया जाता है। वो जब यहाँ पे एंटर करता है इस डंजन के अंदर, तो उसे बताया जाता है कि यहाँ पे वो किसी भी पोशन या फिर फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। देखो आज तक जितने भी खतरनाक डंजन्स के अंदर जिन्हो गया है, वहां पे उसको फुल रिकवरी की कभी कभी जरूरत पड़ जाती थी, क्योंकि भाई सामने वाला कितना ताकतवर है उसे नहीं पता। लेकिन इस डंजन में वो फुल रिकवरी नहीं कर सकता है और ना ही किसी टाइप के पोशन का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे वो अपना हथियार बाहर निकालता है और सामने एक आर्मर टाइप का बीस्ट आता है, नाइट, ठीक है। वो यहाँ पे लड़ना शुरू करता है जिन्हो से, और जिन्हो ये नोटिस करता है कि उसके किसी भी वार से इस बीस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसका जो आर्मर होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे जिन्हो को याद आता है कि वो कसाका से भी लड़ा था जिसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसने उसे अपने हाथों से ही तोड़ के रख दिया था। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने हथियार को छोड़ के अपने हाथों से ही इस नाइट की गर्दन तोड़ देता है। जिसके बाद ये नाइट आराम से लेट जाता है यहाँ पे। उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे और भी कई नाइट्स आ जाते हैं। अब यार ऑब्वियस सी बात है, इधर जिन्हो अपने डैमेज को हील नहीं कर सकता और ये काफी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन इस डंजन को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे नाइट्स तैयार हो जाते हैं आने के लिए। दूसरी ओर जिन्हो यहाँ पे खाना भी नहीं खा रहा होता, तो उसके डैड पूछते हैं भाई तुम क्या सोच रहे हो, किस बात में खोए हुए हो तुम। तो जिन्हो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके डैड जिनसंग से पूछते हैं कि भाई गिल्ड को बनाने का काम कैसे चल रहा है। मैंने सुना है कि जिन एस रैंक के हंटर्स को तुमने अप्रोच किया था उन्होंने तुम्हारे ऑफर्स को ठुकरा दिया है। तो जिनसंग कहते हैं हाँ ऐसा है कि हंटर मिन ब्योंगू और चाहे ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं है। कुछ यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न हंटर्स है जिनको मैं ऑफर्स देने वाला हूँ, और वो मेरे ऑफर्स को मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो चाहते क्या है। और हंटर होंग डोंगसू का भी यही सीन है। तो जिन्हो मन में कहते हैं अच्छा तो बाहर से हंटर्स को बुलाया जाएगा। तो जिनसंग कहता है कि हे जिन्हो, मुझे पता है कि तुम अकेले अकेले कुछ काम कर रहे हो, सी रैंक रेट के सारे राइट्स को खरीद रहे हो ज्यादा दाम पे और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छी बात है, पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पे कर सकते हो, लेकिन मेरे रास्ते में आने के बारे में मत सोचना। तो जिन्हो मन में कहता है कि यार उसके भाई को तो पता भी नहीं कि उसके बॉस कितना ज्यादा ताकतवर है, यानी कि जिन्हो कितना ज्यादा ताकतवर है। वही दूसरी बार हमें जिन्हो का सीन दिखाया जाता है। मेरे को लग रहा था यार इतने सारे नाइट्स आ चुके तो उनसे लड़ने में जिन्हो को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन भाई जिन्हो अपना भाई ताकतवर है यार, वो इन सबकी वाट लगा देता है क्योंकि उसको इनकी वीकनेस पता चल चुकी होती है कि इनके गर्दन पे है इनकी वीकनेस। जब वो इनको खत्म करता है तो उसको एकदम से एहसास होता है उसके पीछे कोई है और एक बीस्ट होता है जो भाई गायब होने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक असैसिन होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मेज भी होता है, यानी कि जादूगर, ठीक है, जो कि लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो भाई अब यहाँ पे वेरिएशन आना शुरू हो चुकी है, अलग अलग टाइप के बीस्ट आ रहे हैं इधर। तो जिनको ये बात नोटिस करता है कि जब वो कसाका से लड़ा था तो उसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इन नाइट्स का आर्मर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा लगता है जो लड़ाई वो पहले लड़ चुका है वो सबके सब कॉम्बिनेशन बन के यहाँ पे उसके सामने आ रही है। इन सबसे लड़ते हुए वो समझ जाता है कि हर एक बीस्ट की जो कमजोरी है वो अलग अलग है, उसके हिसाब से उसको ध्यान देना पड़ेगा और एक एक करके इनको हराना होगा, क्योंकि ये सबके सब अलग अलग तरीके से जिन्हो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ओके, तो सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से इधर जिन्हो को लड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उसका फटीग भी इधर बढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो हील भी नहीं कर सकता।
लेता अपने आप को। वही दूसरी ओर हमें मिस्टर चॉय का सीन दिखाया जाता है। अब आपको पता होगा मिस्टर चॉय का काफी टाइम से प्लान था जेजू आइलैंड पे रेड करने का, और यहाँ पे उसने काफी कमाल के हंटर्स को बुला लिया होता है। यहाँ पे चाहेई भी होती है और बाकी काफी सारे हंटर्स होते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि फाइनली समय आ चुका है। वही दूसरी ओर जिन्वू इधर चैन की सांस लेता है इन सभी के सभी नाइट्स को हराने के बाद, और कुछ कुछ आइटम्स भी उसको मिलते रहते हैं, तो एक राहत की बात होती है जिन्वू के लिए, ठीक है ना। उसे कुछ प्रोटेक्टिव गियर भी मिले होते हैं, यानी कि एक चेस्ट प्लेट टाइप मिली होती है, अलग अलग टाइप के आर्मर के हिस्से मिले होते हैं उसको, जिससे कि उसका फिजिकल डैमेज कम होगा। ओके, और ये इनविजिबल भी होते हैं, जिससे कि यहाँ पे जिन्वू को हिलने डुलने में परेशानी ना हो। फाइनली वो यहाँ पे बहुत बड़े गेट के पास पहुंच चुका होता है। उसको पता चल जाता है इस गेट के दूसरी तरफ ही वो बॉस है जिससे उसको लड़ना है। ओके, जैसे वो इस दरवाजे को खोलता है एक अंदर से ऑरा आता है बहुत खतरनाक, उसके रोंगटे से खड़े हो जाता है भाई। लेकिन उसके बावजूद वो अंदर जाता है। यहाँ पे भाई मशाले वगैरह जल जाती है। एक थ्रोन रूम टाइप होता है ये, ठीक है ना, मतलब राजा का रूम जैसे होता है, जहाँ पे एक सिंहासन होता है। यहाँ पे एक नाइट होता है जो कि इस सिंहासन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इस बंदे की प्रेजेंस को देखते ही जिन्हों समझ जाता है कि यार ये जो प्रेशर है वो पहले ही एक बार झेल चुका है, जो कि था डबल डंजन में। वहां पे भी उसकी ऐसी ही फट रही थी जैसे इस समय फट रही है। और सामने आता है यहाँ पे नाइट कमांडर इग्रेस द ब्लड रेड। तो इग्रेस यार काफी समय से मैं ये नाम अपने कमेंट सेक्शन में देख रहा था, मुझे पता था कि यार कुछ तो दम होगा इसके अंदर, और फाइनली यहाँ पे इग्रेस वर्सेस जिन्वू होने वाला है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ ये सारे फाइट सीन्स काफी कमाल के हैं, तो जाके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो आप, वहां पे मैंने एपिसोड अपलोड कर दिया, तुम्हारा जुगाड़ कर रखा है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्योंकि इग्रेस का नाम रेड कलर में लिखा होता है तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये जिन्वू से ज्यादा ताकतवर है और काफी खतरनाक भी है, और इसके अंदर से तो पहले ही काफी खतरनाक ऑरा आ रहा होता है। तो यहाँ पे ये छूटते साथ ही जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। तो भाई जिन्वू 2-3 अटैक के बाद ही समझ जाता है कि इसको ताकतवर बोलना भी बेशर्मी वाली बात होगी, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा है ये, उसके लिए कोई अलग ही वर्ड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जिन्वू का कोई भी अटैक इसके आर्मर को चीर नहीं पाता, और इग्रेस काफी ज्यादा फुर्तीला भी होता है। जिन्वू समझ जाता है कि भले ही वो इग्रेस की स्पीड को तो मैच कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर है इग्रेस, ताकत के मामले में वो उसको मैच नहीं कर सकता। अब आपको याद होगी एक चीज की, कसाका को यहाँ पे जिन्वू ने अपने हाथों से हराया था, नंगे हाथों से, और अभी जो नाइट्स थे पीछे उनको भी अपने हाथों से हराया था। तो वो यहाँ पे अपने हथियार को छोड़ देता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि यार वो हथियार से तो नहीं तोड़ पाएगा उसके आर्मर को। तो भाई एक काफी कमाल की जेंटलमैन वाली चीज हमें दिखाई जाती है कि इग्रेस इधर अपने भी हथियार नीचे फेंक देता है और कहता है भाई चलो आ जाओ अपने हाथों से मुकाबला करते हैं। मतलब सच में काफी कमाल का इग्रेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इग्रेस यहाँ पे ओवर पावर होता है, ये तो हम जानते ही है। वही दूसरी ओर हमें हंटर एसोसिएशन के बॉस यानी कि हेड का सीन दिखाया जाता है, और ये लोग यहाँ पे लेट नाइट काम कर रहे होते हैं। मिस्टर चॉय इस बंदे को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम निकलने वाले हैं यहाँ से, टीम वगैरह रेडी है, और ये एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं जेजू आइलैंड के रेड को सक्सेस बनाने के लिए। ओके, मिस्टर चॉय यही कहता है कि ये तीसरा रेड मिशन है, लेकिन ये लड़ाई मेरे लिए कभी खत्म ही नहीं हुई थी। वही दूसरी ओर इग्रेस यहाँ पे भाई जिन्वू को और भी ज्यादा पटक पटक के मारना शुरू कर देता है, और यार बहुत फुर्तीला होता है वो। जिन्वू समझ जाता है कि यार अब ये अपनी ताकत को तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अपनी स्पीड को डबल कर सकता है, जिससे कि वो इग्रेस का सामना कर सके। तो वो यहाँ पे अपने डैश स्किल को लेवल 2 पे ले जाता है और बहुत फुर्ती से उसके आसपास भागना शुरू करता है, और अब फाइनली यहाँ पे वो इग्रेस के पास पहुंचने लग जाता है। ओके, लेकिन अभी भी वो इग्रेस को पकड़ नहीं पाता। यहाँ पे एक बार को जिन्वू को एक मौका मिलता है, वो अपने किक मारता है इग्रेस के गर्दन पे, जिसके बाद 1-2 सेकंड के लिए इग्रेस थोड़ा बेहोश टाइप हो जाता है, लेकिन उसके बाद एकदम से होश में आता है और बहुत गुस्से में यहाँ पे जिन्वू को भाई पटक पटक के मारने लग जाता है। भाई यहाँ पे जब इग्रेस लास्ट अटैक करता है जिन्वू के ऊपर, तो वो जाता है सिंहासन पे जाके गिरता है वो, और उसकी सांसें फूल रही होती है, उसकी वाट लग चुकी होती है। वही दूसरी ओर हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है और जिन्वू की मॉम का भी सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे इग्रेस अपनी तलवार वापस अपने हाथ में लेके आ जाता है भाई, ऑटोमेटिकली उसके हाथों में आ जाती है उसकी तलवार, और जैसे ही वो इधर जिन्वू को खत्म करने वाला होता है तो जिन्वू अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मैं अभी तक हार नहीं माना हूं। तो भाई अब यहाँ पे जिन्वू सीरियस हो चुका होता है, और वो यहाँ पे अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करता है, और अपना डैगर निकाल के वो उसके आंखों में मारता है, मुंह पे मारता है। उसके बाद भी यहाँ पे इग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन उसका ब्लड निकला होता है। यहाँ पे इग्रेस जिन्वू का ही डैगर लेके उसके ऊपर चलाने लग जाता है, जिसको देख के जिन्वू कहता है भाई ऐसे ही थोड़ा अपने मालिक को चेंज कर लेता है डैगर, लेकिन फिर भी वो फुर्ती से अपना दूसरा डैगर निकालता है और फिर से कंटिन्यूअसली अटैक करने लग जाता है इग्रेस के मुंह के ऊपर, और फाइनली वो इग्रेस को हरा देता है। यार जिन्वू यहाँ पे चैन की सांस लेता है और वो कहता है भाई आज तो बाल बाल बचा है वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन
दोनों के एक्सपीरियंस में, लड़ाई में, एबिलिटी और स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन आज जो वो जीता है वो बस लक के बेसिस पे जीता है। एक गलती होती और जिन्वो जान से जा सकता था। यहाँ पे उसको 4 रिवॉर्ड मिले होते हैं, एक लेदर पाउच मिला होता है जिसमें 1.5 मिलियन गोल्ड होता है। इसके अलावा उसे क्रिम्सन नाइट का हेलमेट भी मिला होता है जो कि एस रैंक का प्रोटेक्टिव गियर है। और आपको याद होगा वो जो डीमन कासल है उसमें एस रैंक के इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन आज से पहले कभी भी जिन्वो ने एस रैंक के इक्विपमेंट देखे नहीं थे, ये उसका पहला इक्विपमेंट है। ओके, इसके अलावा उसका फिजिकल डैमेज भी इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा उसे एक रूल स्टोन भी मिला होता है रूलर हैंड का। उसे नहीं पता होता ये किस चीज का स्किल है, वो उसको बाद में पता लगाएगा कि ये है क्या। एंड में उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला होता है और वो सोचता है कि यार उसे इस टाइम पे टेलीपोर्टेशन स्टोन क्यों मिला है, वो इसको इन्वेंटरी में भी नहीं रख सकता, तो भाई मकसद क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये वो सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से भाई एक नोटिफिकेशन आता है कि जितनी देर हो सके उतनी देर जिंदा रहो, एनहांसमेंट पॉइंट मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो भाई यहाँ पे वो गुड लक बोल के निकल जाता भाई सिस्टम, और टाइमर शुरू हो जाता है इधर। जिनको सोचता भाई अभी तो लड़ा है, इतने सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं यहाँ पे, और उन पोर्टल्स के अंदर से ये सारे के सारे नाइट वाले बीस्ट निकल के आने लग जाते हैं। जिनको एक बात पता होती है कि भाई ये चाहे कितने भी आ जाए लेकिन इग्रेस से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, तो वो इन सबसे लड़ने के लिए इधर आता है, भले वो काफी ज्यादा थक भी चुका होता है। वही दूसरी ओर चॉय और उसकी टीम हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं जेजो आइलैंड की ओर। वही दूसरी ओर जिन्वो अपने स्टेल्थ यानी कि गायब होने वाले स्किल का इस्तेमाल करता है। उसे पता होता है कि 200 माना यूज होंगे उसे एक्टिवेट करने के लिए, उसके बाद हर एक सेकंड 1 माना खर्च होगा गायब रहने के लिए, और उसके बाद सिर्फ 190 माना पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो वो सोचता है कि यार जितना समय उसे मिल सके वो उतना समय ले सकता है। तभी यहाँ पे वो जो जादूगर होता है वो पता लगा लेता है भाई जिन्वो का। तो बताइए सच में काफी ज्यादा एडवांस्ड है सारे के सारे बीस्ट। इधर जिन्वो अपने स्टेल्थ और मर्डरस इंटेंट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो भाई वो करे क्या यार, लड़ेगा कैसे। तभी पीछे से यहाँ पे पहला वार होता है, यहाँ पे जिन्वो के ऊपर उसका खून भी बहता है, काफी अच्छा खासा कट लगा है उसके पीछे। और अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए होते हैं जिन्वो को लड़ते लड़ते। इन सब ने यहाँ पे चारों तरफ से जिन्वो को घेर लिया होता है, और जैसे ही वो यहाँ पे सोचता है टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने का, एक अटैक आता है जिसके बाद उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन भी दूर गिर जाता है। तो भाई यार यहाँ पे लंका लग रही है भाई जिन्वो की, ऊपर से थक गया, ऊपर से रिकवरी भी नहीं कर सकता। अब बताओ यार होगा क्या, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवे, नेक्स्ट एपिसोड का नाम है वो जो तुम काफी समय से कमेंट में डाल रहे हो, अराइज। अब मेरे को नहीं पता अराइज क्या है, मैंने नहीं पढ़ी है मानवा, और वेट कर लूंगा 1 हफ्ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पॉइलर मत देना, ठीक है ना। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ये एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये एपिसोड अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।